नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल लर्निंग पे। तो आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो ये कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं है। और आज जो मैं आपके सामने आया हूँ एज अ स्टूडेंट आया हूँ, नॉट एज अ फैकल्टी। क्योंकि ये एक क्वेश्चन आया था गेट में, जिसका कि गेट की आंसर की और एनपीटीईएल गेट जिसमें वो वीडियो सोल्यूशन देते हैं, तो उसमें जो आंसर दिया है या जो कॉन्सेप्ट उन्होंने डिस्कस किया है और जो स्टैंडर्ड बुक में कॉन्सेप्ट है सेम, वो दोनों के थ्रू आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। मैंने ये क्वेश्चन मैक्सिमम टीचर से पूछने की कोशिश की, तो बहुत लोगों ने तो उसका जवाब रिप्लाई नहीं दिया। कुछ लोगों ने दिया जो कि गेट के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं, वो बुक का कॉन्सेप्ट सुनना ही नहीं चाहते। तो आज तक मेरे को इसका जवाब नहीं मिल पाया कि कौन सा जो सोल्यूशन है या जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, क्योंकि हम लोग ने कई बार देखा है और इसका प्रूफ भी है कि बुक में कभी कदार मिसप्रिंट होता है या कोई टीचर भी गलत बता देता है। ऐसा नहीं कि टीचर भगवान है, हमेशा ही सही बताएंगे। तो आज यहाँ मैं दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप जहाँ कहीं भी हैं, स्कूल कॉलेजेस कॉलेजेस में हैं, आईआईटी एनआईटी में हैं, जहाँ आपको कोई अच्छा टीचर मिले जो इस टाइप से डिस्कस करने के लिए रेडी हो, तो ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करें। और जो लोग कोचिंग में पढ़ते हैं वो अपने टीचर से जरूर ये पूछ के कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें। मैं सारा रेफरेंस दूंगा किस बुक का है, उनके लॉजिक भी बताऊंगा, और उनसे जरूर डिस्कस करें कौन सा गलत है, क्यों नहीं होना चाहिए। आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरा पर्सनल मेल आईडी भी मैं आपको दे दूंगा। वहां पे आप मेरे को मेल करके भी बता सकते हैं, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि बताइएगा जरूर। और इसको जितना आप शेयर करना चाहते हैं शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी से पूछिए, जिसके पास भी जाता है। इसको अपने तक सीमित मत रखिएगा। ओके, तो आइए वो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, मेटल फॉर्मिंग में। क्या कह रहा है कि मटेरियल विच शोज power law behavior sigma bar equal to 50 times epsilon bar 0.3 is being wire drawn. Then the maximum strain per pass in anneal condition, assume ideal work and efficiency neta equal to 1 is up to 2 decimal place. ये क्वेश्चन आया था गेट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 2017 में। तो ये मैकेनिकल का भी टॉपिक है, तो हम लोग उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो जो आंसर की प्रोवाइड की थी वो गेट अथॉरिटी ने 1.20 से 1.40 रखी थी। ठीक है, तो हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि ये आंसर सही नहीं है। और एक हिसाब से यहाँ चैलेंजर लिख के कहते हैं डाउट है आंसर की में। ठीक है, और ये जो रेफरेंस है जो दिया गया है वो इस बुक का है। आप ये गूगल बुक में सर्च कर सकते हैं। दिस बुक ऑथर इज विलियम एफ हॉसफोर्ड एंड रॉबर्ट एम कैडल, मेटल फॉर्मिंग मैकेनिक्स एंड मेटलर्जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की 2011 में प्रिंट हुई है। एंड पेज नंबर जो है इसका 35 एंड पेज नंबर 79 में आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। तो सबसे पहले अनस्टेबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, इस ग्राफ से समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे यील्डिंग मिलती है, यील्डिंग के बाद स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक जाता है और अल्टीमेटली फ्रैक्चर हो जाता है। तो ईल्ड पॉइंट के बाद ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, और अल्टीमेट पॉइंट तक मैक्सिमम जाता है। तो ईल्ड पॉइंट से लेके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन जहां पे पॉइंट मिलेगा वो कहलाता है यूनिफॉर्म प्लास्टिक स्ट्रेन। और उसके बाद जो जोन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ नेकिंग स्टार्ट हो जाती है और अल्टीमेटली हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। तो ये कंडीशन हमें जाननी जरूरी है कि दिस कंडीशन इज आइडेंटिफाइड ऑन टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी बाई ए नॉट। पी बाई ए नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें। ठीक है, ये हमें जाननी बहुत जरूरी है। और ए नॉट क्या है, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ए नॉट हमने मान के रखा है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। So this condition of maximum load is utilized to determine the limiting condition in some application involving tensile plastic deformation। जैसे कि हमारा ये वायर ड्राइंग है, इसमें हम टेंसाइल लोड लगा के उसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूड कर रहे हैं, खींच रहे हैं, सच एज स्ट्रेचिंग ऑपरेशन इन प्रेशराइज्ड कंटेनर्स। तो ये मैक्सिमम लोड क्या है, ये ड्राइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना हमें। ठीक है, हम देखते हैं कि नेकिंग ऑफ अ टेंसाइल बार में नेकिंग कहाँ पे आती है और उसकी कुछ कंडीशन देखते हैं। The point of maximum load in simple tension is commonly associated with initiation of non-uniform strain or onset of knocking and strain localization as observed। ये कह रहा है जहां पे वो मैक्सिमम पॉइंट है, दैट इज अल्टीमेट पॉइंट, वहां पे क्या इनिशिएशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन स्टार्ट होना स्टार्ट होगा, या तो कह सकते हैं कि नेकिंग स्टार्ट होगी वहां से, ऑनसेट ऑफ स्ट्रेन लोकलाइजेशन होगा। तो हमें पता है कि वहां पे हमें फाइंड करना है कुछ कंडीशंस। तो नेकिंग ग्रोथ अकर सब्सिक्वेंटली अंडर फॉलिंग। ठीक है, अब फॉलिंग लोड, तो लोड वहां से गिर रहा है,
leading to final fracture. In terms of true stress and true strain, the current value of the applied tensile load F is given by, तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू सिग्मा बार ए, और यहाँ पे सिग्मा बार क्या है, दैट इज ट्रू स्ट्रेस है, यहाँ पे आप बार लगा दीजिए, बार बार छूट गया, दैट इज ठीक है ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन में, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू सिग्मा बार ए, वेयर ए इज अब क्या है करंट, करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ध्यान रखिएगा करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए ट्रू स्ट्रेस दिया गया, एंड द बार और सिग्मा इक्वल टू सिग्मा बार का इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है ये हमने लिखा। अब हम देख रहे हैं कि वहां पे लोड मैक्सिमम होगा, तो ये फंक्शन जो है आपका मैक्सिमम होना है, तो मैक्सिमम फंक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं f इक्वल टू सिग्मा बार ए का, तो उससे हमें क्या मिलेगा, डी एफ इक्वल टू सिग्मा बार डी ए प्लस ए बार आ जाएगा डी सिग्मा बार इक्वल टू 0 कर देते हैं हम लोग मैक्सिमम जो लोड हमें निकालना है, हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोड जो है मैक्सिमम आएगा, तो डीएफ का ये आ गया। अब हमें पता है जो आपका प्लास्टिक रीजन होता है, प्लास्टिक रीजन में वॉल्यूम इनिशियल जो होता है वॉल्यूम फाइनल के कांस्टेंट रहता है, दैट इज एरिया इनटू लेंथ इनिशियल इक्वल टू एरिया फाइनल इनटू लेंथ फाइनल। तो अगर आपका ये जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, प्लास्टिक जहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो अगर लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया घटेगा, ठीक है ऑपोजिट रिलेशन होगा, यहां से आप देख सकते हैं अगर ये बढ़ रहा है, ठीक है ये नेक्स्ट में मतलब एरिया अगर डिक्रीज कर रहा है, सॉरी एरिया अगर इनिशियल के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है तो फाइनल के रिस्पेक्ट में लेंथ बढ़ेगा, तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो इन कांस्टिट्यूएंसी ऑफ वॉल्यूम की वजह से जो एप्सिलॉन का स्ट्रेन का डेल्टा चेंज है ना वो dl बाई एल होगा, और वो हो जाएगा माइनस डी ए बाई ए इसी वजह से आ रहा है क्योंकि लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो एरिया डिक्रीज हो रहा है, टेंसाइल में हम यही देखते हैं लेंथ इंक्रीज करता है तो एरिया डिक्रीज करता है, तो ये रिलेशन हमें मिल गया। अब इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन 1 को रीअरेंज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, डी सिग्मा बार अपॉन सिग्मा मिल जाएगा और इक्वल टू माइनस जाएगा इधर जाके तो माइनस डी ए बाई एरिया मिल जाएगा, और हमें पता है माइनस डी ए बाई ए क्या होता है, डेट इज डी एप्सिलॉन बार, डी एप्सिलॉन बार को भी हम लोग रीअरेंज करेंगे तो सिग्मा बार इक्वल टू हो जाएगा डी सिग्मा बार अपॉन डी एप्सिलॉन बार, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड कंडीशन हमें मिल गई इंपॉर्टेंट क्या, दिस सिग्मा बार should be equal to d sigma bar upon d epsilon bar मैक्सिमम लोड कंडीशन। अब हमें स्ट्रेन हार्डनिंग बिहेवियर का पता है, सिंपल पावर लॉ से देखते हैं, दैट इज सिग्मा बार इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन बार टू द पावर n, ठीक है k यहाँ पे स्ट्रेंथ कोफिशिएंट और n स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन बार के, तो d सिग्मा बाई d एप्सिलॉन बार कितना हो जाएगा, n बार k कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, तो n टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन बार n माइनस 1, ठीक है आपको इक्वेशन 4 मिल गई। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 का आप कंपेयर जब करेंगे तो सिग्मा डी सिग्मा बार बाय अपॉन डी सिग्मा क्या और दिस बराबर दिस है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सिग्मा बार इक्वल टू n टाइम्स के एप्सिलॉन बार टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ये लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि n लिख दे k और एप्सिलॉन बार पावर n डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, के लिए ऊपर जाएगा तो माइनस 1 होगा, तो ये जो टर्म है ये टर्म आपका क्या हो जाएगा सिग्मा बार, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि सिग्मा बार इक्वल टू n टाइम सिग्मा बार अपॉन एप्सिलॉन बार, तो ये दोनों अगर बराबर कब होंगे, जब सिग्मा बार इक्वल टू n आ जाएगा, तो मैक्सिमम लोड कंडीशन में यही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन जो पहुंचेगा उस जगह पे मैक्सिमम लोड पे, दैट इज बराबर टू स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट होगा। तो एज दिस वैल्यू स्ट्रेन सीजेस टू बी यूनिफॉर्म, तो इस जगह पे आके क्या होगा, आप स्ट्रेन का यूनिफॉर्म नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म जोन स्टार्ट हो जाता है, हेंस नेकिंग अकर्स एट ए यूनिफॉर्म स्ट्रेन, नेकिंग अकर करेगी कहाँ पे, यूनिफॉर्म स्ट्रेन लास्ट पॉइंट है दैट इज एप्सिलॉन यू इक्वल टू अल्टीमेट पॉइंट पे n के बराबर, दस मैक्सिमम लोड इन टेंशन दैट इज द पॉइंट डिफाइंड बाय यूटीएस एंड नेकिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ट्रू स्ट्रेन कब मिलेगा, तो जब ट्रू स्ट्रेन बिकम्स इक्वल टू स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट n, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेस एट मैक्सिमम लोड कैन बी एक्सप्रेस, ट्रू स्ट्रेस हम लोग क्या देखते हैं सिग्मा यू इक्वल टू अब क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन यू एन होता है और एप्सिलॉन उस समय यू क्या है एन के बराबर, तो ये रिलेशन आपको मिल गया, ठीक है ये ध्यान रखेंगे मैक्सिमम लोड पे, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम ड्राइंग जो मतलब स्ट्रेस है वो किसके बराबर आएगा, ठीक है। फॉर ड्राइंग ऑपरेशन व्हेन इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो ड्राइंग में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा होती है और इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होती है, और वहाँ पे वर्क हार्डनिंग हो जाती है मटेरियल में, तो एक रिलेशनशिप होता है जो फ्लो स्ट्रेस
देता है हमें, ठीक है, उसे फ्लो कर्व भी कहते हैं। वो पावर लॉ हार्डनिंग इक्वेशन होती है, दैट इज हम लोग देख के आए कि यहाँ पे सिग्मा बार क्या है, ट्रू फ्लो स्ट्रेस है आफ्टर यील्डिंग, और जो एप्सिलॉन बार है वो ट्रू स्ट्रेन है, और के आपका है द स्ट्रेंथ कोफिशिएंट है, और एन क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है। ये आप ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जब आप सिंपल यूनिएक्सल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो वहां से ये के की वैल्यू और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग जब सोम का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे। अब ड्राइंग स्ट्रेस जो होता है वो रिलेशन दिया जाता है सिग्मा डी इक्वल टू 1 अपॉन ईटा, एफिशिएंसी वाला टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा बार डी एप्सिलॉन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दिया जाता है। ये आपका गेट के वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में वहां भी मिलेगा और बुक्स में भी मिल जाएगा। तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो 1 अपॉन एफिशिएंसी तो बाहर है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से के कांस्टेंट है तो के भी बाहर आ जाएगा, और एप्सिलॉन टू द पावर एन का क्या हो जाएगा, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो सिग्मा ड्राइंग रेशियो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमें पता क्या है कि जैसे आप ड्राइंग करते हैं तो देयर इज मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन पर पास। तो एक मैक्सिमम एक रेंज होती है कि वहीं तक वो आप खींच सकते हैं, रिडक्शन हो सकता है एरिया का, बिकॉज ड्राइंग स्ट्रेस कैन नॉट एक्सीड द स्ट्रेंथ ऑफ द वायर ऑफ द मटेरियल। जिस वायर को आप खींच रहे हैं उसका जो भी स्ट्रेंथ होगा, तो जो ड्राइंग स्ट्रेंथ उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो लिमिटिंग कंडीशन है। ऐसा तो है नहीं कि जो उसके क्योंकि उसके बाहर आप खींचेंगे तो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो वंस ड्राइंग हैज स्टार्टेड इट इज अ स्टेडी स्टेट प्रोसेस होगा, और मैक्सिमम रिडक्शन करस्पॉन्ड, मैक्सिमम रिडक्शन आपको कहां मिलेगा, जब ड्राइंग जो स्ट्रेस है वो बराबर हो जाए आपका जो उसका मैक्सिमम स्ट्रेस है, दैट इज सिग्मा बार फ्लो स्ट्रेस का। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग मानना क्या है कि लिमिटिंग स्ट्रेन, जो लिमिटिंग स्ट्रेन या कहें मैक्सिमम स्ट्रेन, उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एप्सिलॉन स्टार से पर पास, कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग एक्सप्रेशन सिग्मा डी, जो इसमें सिग्मा डी हमें मिला ये सिग्मा डी सी के बराबर है, और सिग्मा बार जो इक्वेशन 3 है ये। तो इसको जब इक्वेट करेंगे तो के एप्सिलॉन स्टार एन आ जाएगा। अब सब जगह एप्सिलॉन, जहां पे हम लोग वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एप्सिलॉन स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेन, और के एप्सिलॉन स्टार एन प्लस वन डिवाइडेड बाय नीटा टर्म एन प्लस वन। ये हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन स्टार, दिस इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन का, इक्वेशन 8। तो जो गेट की आंसर की है और गेट का एक्सप्लेनेशन है वो इसी बेस पे हुआ है, क्योंकि इसमें हमें जो पावर लॉ की इक्वेशन दी थी क्वेश्चन में, सिग्मा बार इक्वल टू 50 टाइम्स एप्सिलॉन बार 0.3, यहाँ से एन की वैल्यू 0.3 है, एप्सिलॉन 1 लेना है, क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 8, यहाँ पे इक्वेशन 8 कर दीजिए, इसी इक्वेशन में रखिए। तो एप्सिलॉन स्टार की हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेन, नीटा की वैल्यू एफिशिएंसी की 1, एन की वैल्यू 0.3 प्लस 1 करेंगे तो 1.3 आंसर, जो कि इस रेंज में आ रहा है। ये आपका गेट की आंसर की, और एनपीटीएल गेट की वेबसाइट में जो वीडियो सोल्यूशन है उसके हिसाब से दिया हुआ है। तो आप गेट एनपीटीएल सर्च करिए और उसके वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं सोल्यूशन। बट अब आते हैं हम लोग बुक के कॉन्सेप्ट में कि बुक क्या कह रहा है। बुक यहाँ तक तो सेम कह रहा है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब चैलेंज जो रिलेट कर रहे हैं, चैलेंज रिलेटेड पॉइंट क्या है कि इट इज आस्किंग मैक्सिमम स्ट्रेन पर पास इन अनिल कंडीशन। अगर अनिल कंडीशन नहीं लिखा होता तो एब्सोल्युटली राइट आंसर था अकॉर्डिंग टू द बुक एंड टू द एक्सप्लेनेशन, बट इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन है अनिल कंडीशन पे हमें देना है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस जो मैक्सिमम स्ट्रेन पर पास इन अनिल कंडीशन डिफरेंट होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। ये कह रहा है कि फॉर ऑल कंडीशन जो कि स्ट्रेन हार्डनिंग रूल्स होते हैं एंड एफिशिएंसीज होते हैं, मैक्सिमम ड्राइंग स्ट्रेन करस्पॉन्ड कितना सिग्मा डी सिग्मा बार डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी टर्म होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम आपको कहाँ मिलता है, जब एफिशिएंसी की टर्म 1 है। तो ये आपका ड्राइंग ट्रू स्ट्रेस का ग्राफ जाएगा, और यहाँ पे ड्राइंग स्ट्रेस का ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ड्राइंग लिमिट, यहीं तक आप लिमिट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे एफिशिएंसी टर्म होगा वो वैल्यू घटता है, ड्राइंग स्ट्रेस की वैल्यू आपकी घट जाती है, ठीक है, और सबसे मैक्सिमम इक्वल टू 1 पे मिलता है। तो ये कह रहा है हर कंडीशन के लिए ट्रू है दिस, बट द कंडीशन आर डिफरेंट इन द इनिशियल स्टार्टअप। मटेरियल को आप डिफॉर्म करने से पहले उसकी कंडीशन क्या उस पर डिपेंड करेगा कि अनड्रॉन मटेरियल मस्ट बी फेड थ्रू द डाई, ठीक है, डाई के अंदर से अनड्रॉन मटेरियल जिसको आपने ड्रॉ नहीं किया। इफ इट इज अनील्ड द मैक्सिमम ड्राइंग फोर्स विल बी करस्पॉन्ड टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो उसकी मैक्सिमम ड्राइंग फोर्स होगी उसके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होगी, और उस समय सिग्मा डी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा यू अल्टीमेट मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू के एन टू द पावर एन। ये हम एग्जैक्टली दिस सेंटेंस इज रिटन इन द बुक दैट इफ इट इज अनील्ड इनिशियल स्टार्टअप बिफोर फेडिंग इनटू द डाई, बिकॉज आप इंटरमीडिएट एनीलिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब
ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले अनड्रॉन मटेरियल मस्ट बी फेड टू द डाई एंड इफ इट इज अनिल, बार बार ये सेंटेंस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट यही सेंटेंस दिखा, आप बुक में जाके पढ़ सकते थे। उस समय पे सिग्मा डी मैक्सिमम क्या है, के टू द पावर एन टू द पावर एन, और हम लोग ये प्रूव करके आए। ठीक है, तो अब ड्राइंग जो स्ट्रेस है वो इक्वेशन 7 से गिवन है, वो तो चेंज होगा नहीं, के लिए इंटीग्रेशन से आया सिग्मा डी इक्वल टू के दिस वन। ठीक है, बट अब लिमिटिंग स्टेन पे हमने मान लिया एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन स्टार है, तो यहाँ पे हम लोग ने एप्सिलॉन स्टार की वैल्यू रख दी के। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा डी इक्वल टू के एन इन अबव इक्वेशन, हमें पता है सिग्मा डी की वैल्यू क्या है इस समय पे, के एन टू द पावर एन है, तो यहाँ पे आप रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में के एन टू द पावर एन, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में ये एज इट इज रहेगा। आप इसको रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने के बाद आप देखेंगे क्या मिलेगा, ये टर्म इधर आ जाएगा एन प्लस वन। ठीक है, के और के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एन टू द पावर एन है। ठीक है, ये टर्म पूरा ब्रैकेट में है, ये एफिशिएंसी वाला टर्म है, और यहाँ पे एन प्लस वन है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, और उधर अब कर क्या जाएगा एप्सिलॉन स्टार। तो ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम स्ट्रेन का फॉर्मूला अनिल कंडीशन में रिड्यूस होके ये रह जाती है। ये एज इट इज फॉर्मूला, एज इट इज सेंटेंस आपको बुक में मिलेगा, वो स्टैंडर्ड बुक में, तो इसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो इस फॉर्मूले से गिवन होगी, और इस वैल्यू में आप वही चीज सेम रखेंगे कि वो चेंज नहीं हो रही है, एन की वैल्यू 0.3 है, जो नीटा की वैल्यू एफिशिएंसी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1 ब्रैकेट में 0.3 प्लस 1, फिर बाहर क्या आएगा 0.3 एन की वैल्यू टू द पावर 0.3, और पूरा होल ब्रैकेट अब पावर में रखेंगे 1 अपॉन 0.3 प्लस 1। तो जब ये सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा सा ये सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने कई बार इसको सॉल्व किया, अगर कुछ गलत आएगा मेरे को जरूर इन्फॉर्म करिए। तो अब जो आंसर आता है 0.926 अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट गिवन इन द बुक, तो वहां 1.3 था, यहाँ पे 0.926 है, पूरा जस्टिफिकेशन दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया विद कॉन्सेप्ट। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो इसको शेयर करिए, और आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट मिलता है तो उसको जस्टिफाई करिए थ्रू बुक। के लिए मैं कोई भी कॉन्सेप्ट अगर डिस्कस करता हूं तो मैं उसको स्टैंडर्ड बुक्स में ढूंढने की कोशिश करता हूं, जब वहां मिल जाता है तभी डिस्कस करता हूं, नहीं तो नहीं करता। जैसे मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक में ये नया फॉर्मूला मिला है कि अनिलिंग के केस में, केवल अनिलिंग के केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो डिफरेंट आता है तो आता है। अब इसको आप रॉन्ग प्रूव कर दीजिए, या तो बुक गलत है, या तो जो गेट अथॉरिटी ने जो सॉल्व किया है या आंसर की दिया वो गलत है, पर कोई एक गलत है, दोनों ट्रू नहीं हो सकते इस केस में। आई होप जो हमारा यहाँ पे डाउट है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद आया, वो आपको भी मन में डाउट आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आप ये बुक हर कोई सर्च कर सकता है, गूगल बुक में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू मेल और कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और जितना शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ एक नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, आबाद रहें और खुश रहें।